तो आज की क्लासेस में हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोमोलिक्यूल्स। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था सेल साइकिल और सेल डिवीजन। हंसाती लड़की, ठीक है। सेल साइकिल और सेल डिवीजन पढ़ाए थे और सेल साइकिल सेल डिवीजन का हमने आपको काफी सारे पिक्चर्स दिखाया था लैब का कि किस तरीके से सेल में मैंने सेल साइकिल को स्टडी किया था और उसको एक पिक्चर के रूप में आपको समझाए थे, जो कि माइक्रोस्कोप का एक फोटो था। किस तरह से आपको एनाफेज, मेटाफेज, टीलोफेज, प्रोफेज, ये अलग अलग फेज, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, इंटरफेज, सब कुछ आपको उसमें दिखाए थे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, कॉन्सेप्चुअल टॉपिक, जिसका नाम है बायोमोलिक्यूल्स। क्या नाम है? बायोमोलिक्यूल्स। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि ये टॉपिक में हम लोग समझेंगे व्हाट इज एमिनो एसिड, हम लोग समझेंगे व्हाट इज प्रोटीन, हम लोग समझेंगे व्हाट इज न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड, लिपिड्स, एंजाइम्स एंड उनके फंक्शंस। ये पूरा टॉपिक में यही पढ़ने वाले हैं। ये लगभग 7 से 8 घंटे की लेक्चर होने वाली है। रेगुलर एक लेक्चर हम लेते चलेंगे, मतलब एक वीक में धीरे धीरे करके इसको खत्म कर लेंगे। क्लियर है? मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है बायोमोलिक्यूल्स। तो मैं हमेशा बोलता हूं कि जब भी कोई टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो उसको उसके नेम को पढ़ना बहुत जरूरी है, जिसका नाम है बायोमोलिक्यूल्स। ये ना है, स्पेलिंग सही है ना? बायोमोलिक्यूल्स। अच्छा, आप लोग बताइए बायो मतलब क्या होता है? बायोलॉजी। बायोलॉजी में क्या पढ़ते हैं? बायोलॉजी में क्या पढ़ते हैं? किसको पढ़ते हैं? लिविंग को पढ़ते हैं, लाइफ को पढ़ते हैं। मतलब सिंपल बायो मतलब सर लाइफ, बायो मतलब सर लिविंग, बायो मतलब सर बायोलॉजी। क्लियर है? मैं 3-4 टर्म बोल रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। मतलब क्या कि सर ये बायो जो वर्ड है, इस बायो का मतलब होता है लाइफ, इस बायो का मतलब है लिविंग, इस बायो का मतलब है बायोलॉजी। क्लियर है? सर मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या है? सर व्हाट इज द मीन ऑफ मॉलिक्यूल? आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि मॉलिक्यूल क्या है? ग्रुप ऑफ एटम, या तो सिंगल ग्रुप ऑफ एटम हो सके या तो डिफरेंट ग्रुप ऑफ एटम आपस में कंबाइन करके क्या बनाएंगे सर? मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेंगे। कोई डाउट है? मतलब यहां पे ये लिख सकते हैं सर दिस इज द ग्रुप ऑफ एटम्स। ग्रुप ऑफ एटम्स, काफी ग्रुप ऑफ एटम आपस में मिलेंगे तो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेंगे। मैं यहाँ एक एग्जांपल लिखूंगा फिर इरेज कर दूंगा। दिस इज द ऑक्सीजन, ये दूसरे ऑक्सीजन के साथ बाइंड किया और बना लिया क्या सर? O2 मॉलिक्यूल्स। सर दिस इज द कार्बन, ये कार्बन 2 ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लिया और बनाया क्या सर? CO2। दिस इज द मॉलिक्यूल। क्लियर है ना? ये ना पढ़ने जानते हैं मॉलिक्यूल्स को, इतना ही पढ़ना, बाकी आपका केमिस्ट्री वाले सर आपको पढ़ाएंगे, शुभम सर, आपके ये ग्रुप ऑफ एटम्स। अब आते हैं सर, मतलब ये बायोमोलिक्यूल जो चैप्टर है ना, इसमें हम कुछ मॉलिक्यूल्स को पढ़ने वाले हैं जो लाइफ को सपोर्ट करते हैं, बोल सकते हैं, या फिर ऐसे मॉलिक्यूल्स को पढ़ने वाले हैं जिनका सोर्स क्या है? लिविंग है। मैं 2 वर्ड बोला, मैं 2 सेंटेंस बोला कि ऐसे कुछ मॉलिक्यूल्स को पढ़ने वाले हैं जो लाइफ को सपोर्ट करते हैं। क्लियर? दूसरा बात क्या कि हम ऐसे मॉलिक्यूल्स के बारे में इस पूरे चैप्टर में चर्चा करेंगे जिसका सोर्स क्या है? लिविंग बीइंग्स है। क्लियर है? कोई डाउट है? तो इसी चीज को हम लोग पढ़ते हैं इस चैप्टर में जिसका नाम है बायोमोलिक्यूल्स। अब लाइफ और लिविंग्स, सर जो लिविंग मटेरियल्स हैं, जो लिविंग है वो ऑर्गेनिक होंगे, क्योंकि केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। पढ़ा रहे हैं सर, अभी स्टार्ट किए हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको पढ़ाएंगे। अब ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक 2 तरह के कंपाउंड होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड कहने का मतलब क्या है? जिसमें कार्बन प्रेजेंट होगा उस तरह के कार्बन कंपाउंड को क्या बोलेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड। मतलब ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन होना मस्ट है, कार्बन रहेगा तभी उसे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे। क्लियर? कुछ ऐसे कंपाउंड है जिसे हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं, उसमें कार्बन होना मस्ट, कोई जरूरी नहीं है कि कार्बन वहां पे हो ही। क्लियर? जैसे CO2 एक तरह का इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसमें कार्बन प्रेजेंट है लेकिन ऑर्गेनिक नहीं बोल रहे हैं। लेकिन किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का अगर नेम लेते हैं तो उसमें मस्ट है कि उसमें कार्बन होना जरूरी है। दुनिया में कोई ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसा नहीं है जिसमें कार्बन प्रेजेंट ना हो। क्लियर है? इतना ही आपको शुभम सर भी बताएंगे जब ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक का स्टार्ट करेंगे तो। क्लियर?
कोई डाउट है? मतलब किसी भी कंपाउंड को ऑर्गेनिक कंपाउंड तभी कहेंगे जब उसमें कार्बन हो, मतलब किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होने के लिए कार्बन होना जरूरी है। क्लियर है? अब जितने भी लिविंग बींग्स हैं उन्हें हम क्या बोल रहे हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड बोल रहे हैं। मतलब जितने लिविंग बींग्स हैं उनके अंदर क्या देखने को मिलेगा? ऑर्गेनिक कंपाउंड देखने को मिलेगा। या बोल सकते हैं जितने भी लिविंग बींग्स हैं उन्हें, या जिसमें लिविंग है उन्हें हम उनके अंदर किस तरह कंपाउंड होते हैं? ऑर्गेनिक मैटर होता है। क्या बोल सकते हैं? ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होता है। जितने भी लिविंग मैटर है या लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर क्या है? ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है। देखो इधर ऑर्गेनिक मैटर में क्या है सर? उस ऑर्गेनिक मैटर में उनके बॉडी में क्या प्रेजेंट होगा? कार्बन कंपाउंड प्रेजेंट होगा। क्योंकि ये ऑर्गेनिक मैटर से मिलकर बने हुए हैं तो ऑर्गेनिक मैटर कहने का ये है कि इनके बॉडी में क्या प्रेजेंट होगा? कार्बन का कंपाउंड प्रेजेंट होगा। किसका? कार्बन का कंपाउंड प्रेजेंट होगा। इसलिए हम इन्हें क्या बोल रहे हैं? ऑर्गेनिक मैटर बोल रहे हैं। ऐसे ऑर्गेनिक मैटर जो लिविंग बींग्स में पाए जाते हैं या लिविंग को या लाइफ को सपोर्ट करते हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं? बायोमोलिक्यूल्स बोलते हैं। एक छोटे से चैप्टर को, टॉपिक को इतना डिटेल बोलते जा रहा हूं। क्लियर है? कोई डाउट है? मतलब जितने भी लिविंग मैटर है धरती पे, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो फंजाई हो, चाहे वो एल्गी हो, मतलब अगर वो लिविंग है तो उसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट होगा। अगर उसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड है इट मीन्स, हंस रही है, इट मीन्स क्या? कि सर उसमें कार्बन कंपाउंड प्रेजेंट होगा। अब सर ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या है सर? कार्बन कंपाउंड में क्या क्या होते हैं? कार्बन कंपाउंड की नेसेसिटी क्या है? कार्बन होना और हाइड्रोजन होना। अगर कहीं पे कार्बन और हाइड्रोजन है यानी हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट है, उस तरह के मैटर को क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर कहाँ पाया जाएगा? लिविंग बींग्स में। इसी जो लिविंग मैटर है उन्हें क्या बोलते हैं? बायोमोलिक्यूल्स। क्लियर है? तो आपका एनसीईआरटी एक डिफिनेशन लिखता है किसका? बायोमोलिक्यूल्स का। पढ़े हैं जी डिफिनेशन? आपका एनसीईआरटी डिफिनेशन लिखता है किसके लिए सर? बायोमोलिक्यूल्स के लिए। क्या लिखता है? जितने भी ऑल द कार्बन कंपाउंड, या ये लिखा हुआ है ऑल द कार्बन कंपाउंड दैट प्रेजेंट इन ए लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन बी कॉल्ड एज बायोमोलिक्यूल्स। इन्हें लिखा है, या फिर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। जितने लिविंग मैटर जितने भी कंपाउंड और जितने भी कार्बन कंपाउंड जो लिविंग बींग्स के अंदर प्रेजेंट है उन्हें हम क्या बोलेंगे? क्या बोल सकते हैं? बायोमोलिक्यूल्स। क्या मैंने बोला? कि ऑल द कार्बन कंपाउंड, ऑल द कार्बन कंपाउंड that can be present in a living matter, that can be present in living tissue या living cell लिख सकते हैं, that present in living tissue can be called as बायोमोलिक्यूल्स। क्या बोल सकते हैं? बायोमोलिक्यूल्स बोल सकते हैं। कोई डाउट है? कोई डाउट है? कोई डाउट है? नहीं। अभी हमने जस्ट बोला ये बायोमोलिक्यूल का सोर्स क्या हो सकता है? लिविंग मैटर। ये भी बोल सकते हैं, यहां से ये भी बोल सकते हैं कि सोर्स ऑफ दिस बायोमोलिक्यूल्स आर लिविंग मैटर। लिख सकते हैं सही है? सोर्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स आर द लिविंग मैटर। क्या है? लिविंग मैटर। मतलब लिविंग मैटर में क्या पाए जाएंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड पाए जाएंगे, यानी कार्बन कंपाउंड पाए जाएंगे। और ऐसे कार्बन कंपाउंड, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? बायोमोलिक्यूल्स बोलते हैं। क्लियर है? या फिर लिविंग बींग्स में पाए जाने वाले कंपाउंड को हम बायोमोलिक्यूल्स बोलते हैं। या बोल सकते हैं क्या कि बायोमोलिक्यूल्स आर द सोर्स ऑफ, बायोमोलिक्यूल सोर्स क्या है? लिविंग मैटर है। क्लियर? कोई डाउट है? पिक्चर ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। फोटो लीजिए, कोई लीजिए जल्दी। जल्दी 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 कीजिए। वीडियो में आएगा तो फिर भी अब कब आएगा? आज का आज नोट्स लिख लेंगे तो अच्छा नहीं रहेगा क्या?
हुआ? कोई डाउट? आगे बढ़ते हैं। आगे हमने क्या बोला, जितने भी लिविंग मैटर हैं उनमें कंपाउंड क्या क्या पाए जाएंगे। देखिए लिविंग मैटर में यही सब कुछ एलिमेंट पाए जाते हैं। जो लिविंग मैटर है इस लिविंग में या लिविंग मैटर में क्या क्या पाया जाएगा, या लिविंग बॉडी में क्या क्या पाया जाएगा, क्या क्या पाया जाएगा? कार्बन पाया जाएगा, हाइड्रोजन पाया जाएगा, ऑक्सीजन पाया जाएगा, नाइट्रोजन पाया जाएगा, सल्फर पाया जाएगा, फॉस्फोरस पाया जाएगा, या इसी को कौन एसपी, क्या इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, कौन एसपी, CHONSP। किसी भी लिविंग मैटर में यही प्रेजेंट होगा। क्लियर है? मोस्टली क्लियर है। जैसे C4 कार्बन लिखने को हो सकता है क्या भाई? नाम है ये सब, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड फॉस्फोरस। मतलब किसी लिविंग टिश्यू को उठाइए, जैसे मान लेते हैं ये पेन क्या है, एक पेन क्या है, मान लेते हैं कोई बॉडी का पार्ट है, कोई बॉडी का ऑर्गन है, कोई लिविंग टिश्यू है, कोई लीफ है। क्लियर है? कुछ भी बोल सकते हैं, बॉडी का पार्ट है, प्लांट पार्ट है, कुछ भी हम इसे लिविंग मान के चल रहे हैं। ठीक है, दिस इज द लिविंग पार्ट। ये ब्लैक वाला मार्कर क्या है? लिविंग पार्ट है। इस लिविंग पार्ट को स्टडी करेंगे तो इसमें मोस्टली क्या पाया जाएगा? कार्बन पाया जाएगा, ऑक्सीजन पाया जाएगा, नाइट्रोजन पाया जाएगा, सल्फर पाया जाएगा, फॉस्फोरस पाया जाएगा, यही सारी चीजें पाई जाएगी। बोलेंगे सर कहाँ पाया जा रहा है? सर हमारी बॉडी में डीएनए है, डीएनए शुगर से मिलकर बना हुआ है। डीएनए में आपका फॉस्फेट ग्रुप है, डीएनए में आपके नाइट्रोजन बेस है। सो नाइट्रोजन बेस में नाइट्रोजन प्रेजेंट हो गया। शुगर में राइबोज शुगर प्रेजेंट है तो कार्बन के कंपाउंड वहां प्रेजेंट होंगे। कार्बन का है, उसमें कार्बन का चेन देखने को मिलेगा, उसमें ऑक्सीजन देखने को मिलेगा, हाइड्रोजन देखने को मिलेगा। काफी सारे एमिनो एसिड हमारे बॉडी में है, जिसमें कुछ ऐसे एमिनो एसिड जिसमें सल्फर प्रेजेंट है। क्लियर है? कोई डाउट है? ये सब आगे पढ़ने वाले हैं, मैं बता रहा हूं आपको। तो जितने भी लिविंग मैटर है उसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस देखने को मिलता है। क्लियर है? मोस्टली। और अगर आप अर्थ क्रस्ट को स्टडी करोगे ना, अर्थ क्रस्ट को मैंने क्या बोला, अगर आप अर्थ क्रस्ट को भी स्टडी करोगे, अर्थ का जो क्रस्ट मतलब क्या? अर्थ का जो लेयर है ऊपर वाला, इस अर्थ क्रस्ट को भी स्टडी करेंगे, तो अर्थ क्रस्ट में भी आपको यही मटेरियल देखने को मिलेगा, यही एलिमेंट देखने को मिलेंगे। मटेरियल बोलने से अच्छा है कि एलिमेंट बोल दीजिए। यही एलिमेंट देखने को मिलेंगे, बट उनका कंपोजिशन क्या होगा? अलग होगा। अभी आगे पढ़ेंगे कंपोजिशन क्या है, बट इन डिफरेंट कंपोजिशन क्या है उनका? अलग होगा। कैसे अलग होगा? यही एलिमेंटल एनालिसिस पढ़ना है। क्लियर है? तो ये जो मैं बोला, जितने लिविंग मैटर है उनमें जो कंपाउंड है वो कंपाउंड कहीं ना कहीं हमारे अर्थ में भी प्रेजेंट है, अर्थ के क्रस्ट में भी प्रेजेंट है, बट उनका कंपोजिशन क्या है? वेरी कर रहा है। इसी को बोलते हैं एलिमेंटल एनालिसिस। आपने किया, यहाँ सॉइल सैंपल एक लेके आया, एक हाथ में लिविंग सैंपल लेके आ गए। हमने देखा कि जैसा एलिमेंट आपके लिविंग मैटर में, वही एलिमेंट अर्थ क्रस्ट में है, लेकिन कंपोजिशन दोनों का क्या है? अलग अलग है। हम कर क्या रहे हैं? हम एलिमेंट की एनालिसिस कर रहे हैं कि यहाँ कौन सा एलिमेंट है और उनका कंपोजिशन क्या है, यहाँ कौन सा एलिमेंट है और उनका कंपोजिशन क्या है। तो इस चैप्टर की शुरुआत में हम लोग पढ़ने वाले हैं कंपोजिशन किसका? एलिमेंट का, अलग अलग सैंपल में, अर्थ सैंपल में मतलब नॉन लिविंग मटेरियल्स, और सैंपल में क्या सर? लिविंग मटेरियल की चर्चा कर रहे हैं। क्लियर है? कोई डाउट है? तो चैप्टर का स्टार्टिंग कहां से हो जाएगा? एलिमेंटल एनालिसिस, फिर केमिकल एनालिसिस, फिर डिस्ट्रक्टिव एनालिसिस कुछ पढ़ेंगे। डिस्ट्रक्टिव मेथड का यूज करके मतलब इनऑर्गेनिक मटेरियल का एनालिसिस को हम लोग समझेंगे। यहां तक में डाउट? तो आपका एनसीईआरटी का लाइन लिखता है कि ऑल द एलिमेंट प्रेजेंट इन ए सैंपल ऑफ अर्थ ना, इन्हें लिखा हुआ है। हाँ वो भी है, लेकिन हम एनसीईआरटी की चर्चा कर रहे हैं। एनसीईआरटी में आप आइएगा तो देखिए, एनसीईआरटी में यहाँ लिखा है कहीं पे, देखिए कहाँ लिखा है, ये देखिए। और आपका एनसीईआरटी में मैं एक वर्ड दिखाने, हाँ देखिए, ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए सैंपल ऑफ अर्थ क्रस्ट आर ऑल्सो प्रेजेंट इन ए सैंपल ऑफ लिविंग टिश्यू। यही कहानी वहां लिखवाया गया है कि अगर हम अर्थ का कुछ सैंपल लेते हैं,
सॉइल का कुछ सैंपल लेते हैं और हम लिविंग टिश्यू का सैंपल लेते हैं, तो दोनों में सेम मटेरियल आपको देखने को मिलेगा, सेम एलिमेंट देखने को मिलेंगे, बट कंपोजिशन क्या है, वेरी है। ये एसर्शन रीजन में ऐसे सवाल पूछते हैं तो दो चीजें एनसीईआरटी का लाइन में लिखा हुआ है, ऑल द कार्बन कंपाउंड दैट कैन बी प्रेजेंट इन लिविंग टिश्यू कैन बी कॉल्ड एज बायोमोलिक्यूल्स। और दूसरा क्या लिखा कि यहाँ पे लिखा गया है ऑल द एलिमेंट। अब दूसरा क्या लिखने वाले हैं, ऑल द एलिमेंट प्रेजेंट इन ए सैंपल ऑफ अर्थ क्रस्ट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन ए सैंपल ऑफ लिविंग टिश्यू। इसी चीज को भी हम नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट पेज में लिखने वाले हैं। फोटो ले लीजिए, फोटो ले लीजिए भाई। हो गया, आगे बढ़ते हैं, इरेज करें। अब हम लोग यहां से पहला क्या पढ़ने वाले हैं, एलिमेंटल एनालिसिस। एलिमेंटल एनालिसिस को पढ़ने वाले हैं। मैं आराम आराम से चलूंगा, मुझे कोई हड़बड़ी नहीं है, मेरे पास टाइम बहुत है। अब यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं, एलिमेंटल या एलिमेंट एनालिसिस। हम एलिमेंट के एनालिसिस कर रहे हैं और आपका एनसीईआरटी क्या लिखता है, ऑल द एलिमेंट्स present, this is the symbol of present plus anti present in a sample of earth crust is also present in a sample of living tissue में प्रेजेंट होगा। क्लियर है। एनसीईआरटी कैसे, कहाँ ध्यान है जी, नीचे देखिए, बस खत्म, ध्यान नीचे क्यों है। तो ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए सैंपल ऑफ अर्थ क्रस्ट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन ए सैंपल ऑफ लिविंग टिश्यू। क्या कहने का मतलब है कि जो ऐसे एलिमेंट्स जो अर्थ के सैंपल में प्रेजेंट है, सेम एलिमेंट हमारे लिविंग टिश्यू के सैंपल में प्रेजेंट होगा। बट in different कंपोजिशन में प्रेजेंट होगा। आपके एनसीईआरटी में एक बॉक्स बना है फिगर नंबर 9.1 या टेबल नंबर 9.1। आप देखेंगे तो यहाँ पे एक ऐसा बॉक्स बना है, आपको ये बॉक्स बना लेना है। इस बॉक्स में से जो भी लिखा हुआ उसे आपको रटना नहीं है, बस आपको समझाने के लिए ऐसा बॉक्स बनाया जा रहा है। कैसे सर यहाँ पे लिखा हुआ अर्थ क्रस्ट लिखा है और यहाँ पे आपका लिविंग टिश्यू लिखा है। मैं उनमें से क्या बोले, ऑक्सीजन का, जब एलिमेंट का ऑक्सीजन को देखेंगे तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना परसेंट है सर, कितना दिया हुआ है आपका, 4.6 46.6% दिया होगा। क्या लिखा हुआ है, 46.6% ऑक्सीजन प्रेजेंट है अर्थ क्रस्ट में। लेकिन लिविंग टिश्यू में देखेंगे तो यही ऑक्सीजन 67% होगा। 65 दिया हुआ है, चलिए 65 लिख देते हैं, 65% है। ठीक है। आप सबसे नीचे देखेंगे सिलिकॉन की बातें करेंगे तो सिलिकॉन आपके बुक में लिखा होगा यहाँ पे 27% है। ठीक है, 27.7% दिया हुआ है। बट यही सिलिकॉन को जब यहाँ देखेंगे तो बहुत कम मात्रा में है, इतनी कम मात्रा में है कि हम उसे नेगलेक्ट कर सकते हैं। नेगलेक्ट कर लिए, बहुत कम मात्रा में है। क्लियर है। आप कार्बन देखेंगे तो मैडम यहाँ पे कार्बन 0.03% होगा और यहाँ पे कार्बन कितना, 18.5। यहाँ पे कार्बन कितना दिया हुआ है, 0.03%। और यहाँ कार्बन आप देख रहे हैं तो कितना है, 18.5% दिया हुआ है। आपको सबको रटना नहीं है, आपको बस इतना याद रखना है कि ऑक्सीजन एबंडेंट है, चाहे वो लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग। ऑक्सीजन इज एबंडेंट मॉलिक्यूल्स, जो कि लिविंग में भी देखेंगे तो 65% है और नॉन लिविंग में भी सबसे हाईएस्ट परसेंटेज है। सिलिकॉन की चर्चा करेंगे, सिलिकॉन से सवाल आता है। दूसरा पॉइंट सिलिकॉन, कि सिलिकॉन देखेंगे, कहाँ उसका ध्यान है पता नहीं। सिलिकॉन की अगर बातें करेंगे
तो सिलिकॉन अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा है, लिक्विड लिविंग मैटर में। क्लियर है? और भी ऐसे एलिमेंट का नाम लिखे हुए हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, सल्फर होगा, अलग अलग एलिमेंट के नाम लिखे हुए हैं, अलग अलग एलिमेंट का कंपैरिजन दिखाया गया है। तो आपको ऑक्सीजन, कार्बन, सल्फर को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। क्लियर है? कोई डाउट है? कोई डाउट है? ये इतना पूरा टेबल रटना नहीं है, टेबल लेकिन जरूर बनाएंगे अपने कॉपी में। क्लियर है? दिस इज द एलिमेंटल एनालिसिस। क्या यही लिखा हुआ है? जो एलिमेंट अर्थ क्रस्ट में है वही एलिमेंट लिविंग टिश्यू में है, बट कंपोजिशन क्या है? वेरी कर रहा है। देखो यहाँ पर ऑप्शन कितने हैं, ऑप्शन कितना है। तो यहाँ से निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष ये निकला सर ना कि जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इज द मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट। क्या लिख सकते हैं? ऑक्सीजन इज द मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट। ये लिखवाया हूं क्या पूजा पहले भी? ऑक्सीजन इज द मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट, पूजा को लिखवाया ही नहीं है। कोई डाउट है? मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट। क्लियर है? अगर हम दूसरा एग्जाम्पल है सिलिकॉन की चर्चा करें, तो सिलिकॉन है, सिलिकॉन का जो सिलिकॉन इज प्रेजेंट, सिलिकॉन ऐसा सिलिकॉन जो है, सिलिकॉन ग्रेटर नंबर में प्रेजेंट है, ग्रेटर परसेंटेज में प्रेजेंट है, ग्रेटर अमाउंट प्रेजेंट है। कहाँ सर? अर्थ क्रस्ट में। बट इसी सिलिकॉन की चर्चा कर रहे हैं, अगर इसी सिलिकॉन की चर्चा करेंगे तो ये हमारे बॉडी में क्लियर है? कोई डाउट है? हम उसे इतनी कम मात्रा में है उसे हम इग्नोर कर सकते हैं। क्लियर है? कोई डाउट है? ये कहानी यहाँ पे कुछ लिखा गया, दिस इज द एलिमेंटल एनालिसिस। हम एलिमेंट की एनालिसिस कर रहे हैं और हमने ये पाया। क्लियर है? कोई डाउट है? अगर आप लिविंग मैटर की चर्चा करें, अभी जस्ट हमने पीछे वाले स्लाइड में हमने आपको पढ़ाया था, लिविंग मैटर में कार्बन है, लिविंग मैटर में हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, फास्फोरस है। लेकिन इसका ऑर्डर क्या है, सबसे ज्यादा क्या है? तो लिविंग मैटर के ऑर्डर की बातें करेंगे। लिविंग मैटर में चर्चा कर रहे हैं, लिविंग मैटर में हम ऑर्डर देख रहे हैं। किसका ऑर्डर देख रहे हैं? ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स देख रहे हैं। ये जनरल बातें हैं, ऐसा नहीं है कि सर यहाँ पे तो और भी है। क्या जनरल बातें हैं? लिविंग मैटर में देखेंगे सबसे ज्यादा ऑक्सीजन प्रेजेंट है भाई, फिर क्या होगा? कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर उसके बाद आपका हाइड्रोजन, सल्फर, ऐसे प्रेजेंट होंगे। क्लियर है? ये ऑर्डर कई बार पूछता है, तो ये हो सकता है। क्या मैंने बोला? ऑर्डर क्या है? कि ऑर्डर ये है कि हमारे बॉडी में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन प्रेजेंट है, फिर कार्बन प्रेजेंट है, फिर नाइट्रोजन प्रेजेंट है, फिर सल्फर प्रेजेंट है। क्लियर है? दिस इज द लिविंग मैटर में ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स। क्लियर है? ये इतना इंपॉर्टेंट सारे टॉपिक को हम लोग अभी तक कवर किए। कोई डाउट है? अब दूसरा पढ़ने वाले हैं केमिकल एनालिसिस। सर अभी आपको मालूम है, अभी हम लोग आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े हैं, क्लास 10th तक पढ़ के आए हैं कि जो एलिमेंट फोटो ले सकते हैं, जो एलिमेंट है वो एटम होते हैं ना। एटम इज द स्मॉलेस्ट, जिसको हम क्या में सब यूनिट एलिमेंट उसे बोलते हैं। एलिमेंट आर द सब्सटेंस जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। एलिमेंट एटम को डिवाइड कर सकते हैं, एटम को डिवाइड कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में। एलिमेंट को फर्दर हम सब डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तोड़ेंगे तो सेम चीज मिलेगा। मतलब एलिमेंट को ब्रेक करें तो एटम्स ही मिलेंगे, केवल आपको सेम काइंड्स के एटम्स मिलेंगे। वो एटम के अंदर काफी सारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आप लोग पढ़ते हैं केमिस्ट्री में, वो यहाँ पे बातें नहीं की जा रही है। मैं ये बोलना चाह रहा था कि एलिमेंट एटम है। एटम क्या है? एटम आपके कंबाइंड होकर मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल कंबाइंड होकर कंपाउंड यानी केमिकल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। उन्हीं केमिकल को पढ़ने वाले हैं, उन्हीं केमिकल का एनालिसिस करने वाले हैं। अभी हम लोगों ने एलिमेंट का एनालिसिस किया, अब हम लोग बॉडी में, लिविंग बॉडी में केमिकल जो प्रेजेंट है उसकी एनालिसिस करने वाले हैं कि वो कौन से केमिकल्स हैं, वो कौन से कंपाउंड्स हैं जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट हैं। क्लियर है? दिस इज द केमिकल एनालिसिस ऑफ बायो मॉलिक्यूल्स। क्लियर है मैडम? आइए इसको भी खत्म कर ही लेते हैं भाई। अब हम लोग सेकेंड टॉपिक क्या है? केमिकल एनालिसिस है। क्या पढ़ने वाले हैं? केमिकल एनालिसिस। देखिएगा मैं यही लिख रहा हूं, दिस इज द केमिकल
एनालिसिस। अब केमिकल एनालिसिस के लिए हम क्या किए सर, हम कैसे पहचानेंगे, तो हम लोगों ने एक सैंपल ले लिया। पीछे मत पलटो, यहाँ देखो, यहाँ ध्यान से। हम लोगों ने क्या लिया, एक सैंपल लिया। सुनिएगा ध्यान से, दिस इज द सैंपल। ये सैंपल हम लोगों ने लिया है। इस सैंपल में या तो ये सैंपल एनिमल टिश्यू हो सकता है, हम एनिमल टिश्यू ले सकते हैं क्योंकि ये लिविंग है, या तो ये सैंपल प्लांट टिश्यू हो सकता है, प्लांट टिश्यू ले सकते हैं या प्लांट ले सकते हैं। ठीक है, मैं डायरेक्ट प्लांट लिखता हूँ। प्लांट में हम लोगों ने अगर प्लांट लेना है तो हम अपने मन से मान लिए कि प्लांट में हमने ले लिया लीफ को ले लिया है, और एनिमल टिश्यू में हमने ले लिया लीवर सेल को ले लिया है। आप कोई भी सेल ले सकते हैं, लीवर टिश्यू लिख देते हैं, लीवर का टिश्यू ले लिया है। क्लियर है। और सैंपल को लिया, ध्यान सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने क्या लिया, सैंपल लिया। सैंपल या तो एनिमल का ले सकते हैं या प्लांट का ले सकते हैं, क्योंकि दोनों क्या है, लिविंग है। उस सैंपल को हमने लिया, मैकेनिकल ब्रेकडाउन किया, मतलब उसे काटा पीटा तोड़ा। प्लांट है तो प्लांट को मैकेनिकल ब्रेकडाउन किया तो उसका सेल वॉल टूट जाएगा, टूटेगा तब ना उसके अंदर का मटेरियल को स्टडी कर पाइएगा। अब हमने वो सैंपल लिया, उस सैंपल में क्या किया, उसे मैकेनिकल ब्रेकडाउन किया। अब ब्रेकडाउन करने के बाद आप देखिएगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मैंने क्या किया, मैंने इस सैंपल को एक सॉल्वेंट में डाल दिया, एक सॉल्वेंट यूज किया। उस सॉल्वेंट का नाम है ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड या ट्राई क्लोरो एसिटेट भी बोलते हैं। क्लियर है, डाउट है, डाउट है। हम सिंपल से खाने भी एग्जाम्पल भी देंगे, बहुत अच्छा याद हो जाएगा तुरंत। मैंने लिया एक सैंपल, सैंपल का नाम है चाय पत्ती, चाय बना रहे हैं। वो चाय पत्ती हमारा यहाँ क्या है, एनिमल टिश्यू है या तो प्लांट सेल। उसको एक सोल्यूशन में डाल दिया, सोल्यूशन का नाम था दूध या पानी। क्लियर है। वो पनिया का है ट्राईक्लोरो एसिटिक एसिड। क्लियर है। तो यहाँ पे मैंने बोला क्या, ये क्या है, ट्राईक्लोरो एसिटिक एसिड। इसका फॉर्मूला होता है CCl3COOH। मैंने ये फॉर्मूला कैसे लिखा सर, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला था CH3COOH। यहाँ जो 3 हाइड्रोजन थे, तीनों को गायब किया और लग गया क्या, कौन सा ग्रुप, क्लोरीन ग्रुप। क्लोरीन एटम को लगा दिए तो ये होगा, इसी को बोलते हैं ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड या ट्राईक्लोरो एसिटेट भी बोला जाता है। ट्राईक्लोरो एसिटिक एसिड या ट्राईक्लोरो एसिटेट भी बोल सकते हैं। ये सॉल्वेंट था। अब बताओ इस सॉल्वेंट में घुल जाएगा कि नहीं घुलेगा, घुल जाएगा कि नहीं घुलेगा, घुल जाएगा ना भाई। चीनी, मेरा एक सैंपल है, चीनी को किस में डाल दिए, पानी में, घुलेगा ना। कोई डाउट है सर, चाय पत्ती में कुछ रंग होते हैं, कुछ फ्लेवर होते हैं, दूध में डालते हैं, पानी में डालते हैं तो घुल जाता है ना। कुछ पार्ट घुलता है, कुछ पार्ट नहीं घुलता है। जो नहीं घुलता उसको उठा के फेंक देते हैं, और जो घुलता है उसको पी लेते हैं। ये ना कहानी है। तो मैं 2-3 एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सुनिएगा ध्यान से, कहीं भागना नहीं है। ये देखिए, हम ट्राईक्लोरो एसिटिक एसिड डालें। अब देखिएगा, ये आपका सैंपल था, सैंपल को हमने किस में डाला, हमने डाला एक सोल्यूशन में। ये दिस इज द सोल्यूशन या दिस इज द सॉल्वेंट, सॉरी सोल्यूशन बोल रहा हूँ, सॉल्वेंट में डाला। सॉल्वेंट का नाम था क्या, CCl3C OH, ट्राईक्लोरो एसिटिक एसिड। जब इसमें डालेंगे तो क्या एक स्लरी बन जाएगा, एक स्लरी बन जाएगा। दिस इज द स्लरी, क्या ये एक स्लरी बन जाएगा, बोलिए मातरमा, स्लरी बनेगा। तो एक यहाँ पे क्या बना सर, यहाँ पे एक स्लरी का फॉर्मेशन हो गया। मैं पिक्चर से ही समझाऊंगा। मैं यहाँ क्या बोला, यहाँ पे एक स्लरी का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, देखिएगा। क्या हुआ, एक स्लरी का फॉर्मेशन हुआ। स्लरी मतलब पेस्ट, स्लरी मतलब क्या होता है, पेस्ट। अंतरा को समझाते हैं, अंतरा तुरंत समझेगी। घर में खाना बनाती है अंतरा, पुआ नहीं बनाते हुए देखी है, पुआ या फिर आटा का क्या लेते हैं, वो पाउडर लेते हैं, पाउडर आटा का, उसको पानी में घोल देते हैं, पेस्ट बन जाता है ना। रोटी बने, हम पुआ की बात कर रहे हैं। चावल का पाउडर होता है ना, चावल का आटा का पाउडर, चावल का आटा खाने का है, उसको पानी में घोल देते हैं, पेस्ट बन जाता है। जलेबी देखे हैं, जलेबी बनने वाला जो पेस्ट आता है उसको क्या बोलते हैं, स्लरी बोलते हैं। गोबर देखे हैं, गोबर को उठा के पानी में डाल दो, घोल दो, स्लरी बन गया ना। हम लोग गाँव में जानते हैं नहीं, लिपते हैं ना जी, तो स्लरी से लिपते हैं। शहरी लोग पोछा मारेंगे।
तो ये स्लरी है। अब इस स्लरी में क्या क्या है सर? इस स्लरी में ये देखिएगा स्लरी है। अब सुनना ध्यान से, ये स्लरी है। इस स्लरी में दो चीज होंगे। हम इस सैंपल में कुछ चीजें हैं, दिस इज द सैंपल। इस सैंपल में मॉलिक्यूल केमिकल्स होंगे, काफी सारे केमिकल्स होंगे। इसको किस में डाल दिए? एक सॉल्वेंट में डाल दिए। वो सॉल्वेंट क्या था? वो सॉल्वेंट था ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। वो सॉल्वेंट क्या था? ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। जब डालेंगे तो इसमें से सैंपल में से कुछ सब्सटेंस इसमें घुल जाएंगे और कुछ नहीं घुलेंगे, यही ना होगा? समझ मारी अंतरा? कोई बात है? तो इसमें से कुछ मटेरियल्स क्या हो गए? इस पेस्ट में, इस सॉल्वेंट में, इस एसिड में घुल गए। इसमें से कुछ मटेरियल क्या हो गए? इस एसिड में घुल गए। तो उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे एसिड सॉल्युबल सब्सटेंस। इस स्लरी में दो चीजें हैं। एक पहला चीज क्या है? जो इस एसिड में घुल गया, इसे बोलेंगे क्या? एसिड सॉल्युबल मैटर। एसिड सॉल्युबल मैटर है। और जो नहीं घुलेगा क्या बोलेंगे? एसिड इनसॉल्युबल मैटर बोलेंगे ना? कोई डाउट है? अब फिर से कहानी सुनाता हूं। चाय बनाते हैं, पानी लिए हैं, पानी में क्या डालें? चाय पत्ती डालें। चाय पत्ती में कुछ फ्लेवर होंगे, जो फ्लेवर पानी में घुल गए उसे बोलेंगे पानी में घुल गए, और जो बच गए उसको इनसॉल्युबल बोलेंगे। उसे उठा के फेंक देते हैं, छन्नी से छानते हैं। तो क्लियर है? अब यहाँ पे दो चीजें दोनों मिक्स है, एक सॉल्युबल मैटर मिक्स है, एक इनसॉल्युबल मैटर मिक्स है। दोनों मिक्स होकर क्या बना रहे हैं? स्लरी बना रहे हैं। तब इस स्लरी को क्या करेंगे? फिल्टर करेंगे। स्लरी को क्या करेंगे? फिल्टर करेंगे। फिल्टर क्यों कर रहे हैं सर? इसको हटाने के लिए। चाय को डाले पानी में, फ्लेवर निकल गया, फ्लेवर पानी में जाकर घुल गया, और जो नहीं घुला वो चाय पत्ती से तैर रहा था, तो जरूर जाहिर सी बात तो सेपरेट करेंगे तभी ना गेस्ट को देंगे। क्लियर है? कैसे दे दोगे? हम तुम्हारे घर में आएंगे तो ऐसे ही लीजिए, आपने छाट लीजिए। क्लियर? तो इसमें फिल्टर है। फिल्टर करेंगे तो क्या होगा? आप देखेंगे फिल्टर कैसे कर रहे हैं। छन्नी लगा दिया। अभी देखिए कंटेनर था, दिस इज द कंटेनर, देखिए दिस इज द कंटेनर। इसको कंटेनर बड़ा बना देते हैं। ये कंटेनर था। कंटेनर में क्या था? स्लरी था। स्लरी में क्या था सर? स्लरी में एसिड सॉल्युबल पार्ट था और एसिड इनसॉल्युबल पार्ट था पूरा। अब हमने क्या किया? छन्नी लगा दिया ऊपर से। क्या लगाया? छन्नी यहाँ पे क्या है? छन्नी यहाँ पे है, ये देखिएगा, ठीक है? छन्नी लगा दिया। छन्नी यहाँ पे हमने लेके आते हैं कॉटन का कपड़ा, कॉटन क्लॉथ या चीज क्लॉथ मतलब जिससे चीज को छानते हैं। ये देखिएगा, ये चीज क्लॉथ ऐसे लगा दिया, जिसमें छोटे छोटे क्या है? पोर्स है, छोटे छोटे छेद है। गांव में छानते हैं ना लोग, नींबू का जूस बनाते, नींबू का शरबत बनाते हैं, तो पुराने जमाने में छन्नी नहीं होता था तो सूती कपड़ा से छान लेते थे। ऐसे क्या कर रही है? नहीं खाइए क्या? ये क्या है? सूती कपड़ा है। ये सूती कपड़ा रुमाल है। रुमाल को ऐसे रखते थे और ऊपर से छानते थे। अभी भी तो छानता है चाय वाय गाँव में। इसी को कॉटन क्लॉथ बोलते हैं, इसी को चीज क्लॉथ बोलते हैं। क्लियर? तो ये क्या है? दही को भी देखिए दिखाता है, दही पनीर। तो ये क्या है? जो रेड बना है, रेड से ही लिख देते हैं। ये रेड क्या है सर? ये रेड वाला क्या है? कॉटन क्लॉथ। और क्या इसे बोल सकते हैं? या इसे चीज क्लॉथ बोल रहे हैं। क्लियर है? अब चीज क्लॉथ रखे और ऊपर से स्लरी को क्या किए? पोर कर दिए। ये आपका इस तरीके से क्या था? बर्तन है, इसमें ऐसे लगा हुआ है क्या? कॉटन क्लॉथ, और ऊपर से स्लरी को गिरा रहे हैं। जब स्लरी को गिराएं, कोई आया क्या? स्लरी को गिराएंगे तो क्या होगा? जो सॉल्युबल पार्ट होगा, जो इस एसिड में सॉल्युबल होगा, वो नीचे आ जाएगा, छन के नीचे आ जाएगा ना। चाय में जो फ्लेवर घुल गया, छन्नी से छानेंगे तो फ्लेवर नीचे आ जाएगा और चाय पत्ती ऊपर। वही कहानी है। तो ये यहाँ पे कुछ चीजें छन के नीचे आ गई। छन के क्या आ गई? नीचे आ गई। जो नीचे आ गई, दीज आर द क्या है? ये एसिड सॉल्युबल मैटर है। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। और जो चीजें ऊपर रह गई, जो चीजें छन के नीचे नहीं आई, जो चीजें आपका ऊपर रह गई, उन्हें हम क्या बोल रहे हैं? ये देखिए बड़ा बड़ा पार्ट है, ये क्या है? जो ऊपर छन के ही रह गया, उसे क्या बोलेंगे? उसे क्या बोलेंगे? एसिड इनसॉल्युबल मैटर या एसिड इनसॉल्युबल। क्या है? दीज आर द
एसिड इनसॉल्युबल मैटर। ये क्या है? एसिड इनसॉल्युबल मैटर। क्लियर है? कोई डाउट है? कोई डाउट है? मैंने क्या किया, मैंने एनिमल टिश्यू लिया या प्लांट टिश्यू लिया, उसको इस सॉल्वेंट में डाला, पेस्ट बनाया यानी स्लरी बनाया। स्लरी में देखे दो चीजें थी, एक जो स्लरी में घुल गई वो यानी एसिड में घुल गए, स्लरी यानी एसिड, एसिड में सॉल्वेंट है, एसिड में घुल गए, उसे क्या बोले, उसे हमने बोल रहा है क्या, एसिड सॉल्युबल मैटर। जो एसिड में नहीं घुला उसे क्या बोले, एसिड इनसॉल्युबल मैटर। हमने कैसे पहचाना, उस स्लरी को जब छाना, स्लरी को छाने तो जो एसिड के साथ नीचे आ गया वो एसिड सॉल्युबल मैटर है। जो कपड़े पर रह गया, चीज क्लॉथ पर रह गया, उसे क्या बोले, एसिड इनसॉल्युबल मैटर। क्लियर है? अब बात है सर एसिड इनसॉल्युबल मैटर क्या क्या थे। तो देखिए एसिड इनसॉल्युबल मैटर में क्या क्या था, एसिड इनसॉल्युबल में एसिड सॉल्युबल में क्या क्या मैटर थे, तो मैटर की चर्चा करते हैं। यहाँ पे छोटे छोटे क्या एमिनो एसिड, क्या है, एमिनो एसिड्स, और क्या है सर, मोनोसैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड्स, और क्या थे सर, और आपके न्यूक्लियोटाइड्स हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं, न्यूक्लियोसाइड्स बोल सकते हैं। दीज आर द माइक्रोमोलिक्यूल्स, बहुत छोटे छोटे होते इसलिए छन्नी से छन के नीचे आ गए हैं। क्लियर है? एसिड सॉल्युबल है, एसिड में घुल गए इसलिए नीचे आ गए हैं। क्लियर है? और क्या सर, फैटी एसिड। ये सभी जितने टॉपिक्स हैं सबको पढ़ना है इसी चैप्टर में। इसमें क्या है, और फैटी एसिड, और क्या है सर, और ग्लिसरॉल है सर। क्या है सर, ग्लिसरॉल है। क्लियर है? प्लस इसके अलावा भी कुछ है, दीज आर द ऑर्गेनिक मैटर। ये क्या थे, ये क्या थे, ये ऑर्गेनिक मैटर है। तो यहाँ पे और क्या होंगे, इसके अलावा इनऑर्गेनिक मैटर देखने को मिलेगा। इनऑर्गेनिक मैटर, इनऑर्गेनिक मैटर में क्या क्या सर, इनऑर्गेनिक मैटर में आपका जैसे सोडियम आयन, जैसे पोटेशियम आयन, जैसे कैल्शियम आयन, जैसे मैग्नीशियम आयन, जैसे सल्फेट आयन, जैसे फॉस्फेट आयन। क्लियर है? अंतरा क्लियर है? कोई डाउट है? और एसिड इनसॉल्युबल में क्या होगा, जो एसिड में नहीं घुले वो बड़े बड़े चीजें होंगे। बड़े बड़े चीजें क्या सर, बड़े बड़े चीजें प्रोटीन, काफी सारे एमिनो एसिड मिलेंगे तो क्या बनाए, प्रोटीन। यही पढ़ना है आगे। और क्या सर, मोनोसैकेराइड्स, काफी सारे मोनोसैकेराइड्स मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, पॉलीसैकेराइड्स। ये सभी आगे पढ़ना है, टेंशन लेने की बातें नहीं है। न्यूक्लियोटाइड, काफी सारे न्यूक्लियोटाइड मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, न्यूक्लिक एसिड, जैसे डीएनए, जैसे आरएनए। काफी सारे फैटी एसिड, ग्लिसरॉल मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, लिपिड। क्लियर है? कोई डाउट है? मोबाइल चला रही है जी। ये सब मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, उसका मुंह लटक गया, इसलिए लटक गया, मैसेज आ गया। तो ये सब क्या बनाएंगे, ये सब आपके एसिड इनसॉल्युबल मैटर का फॉर्मेशन करेंगे। क्लियर है? अब मैंने क्या, ध्यान सुनिएगा, मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से मैटर को छाना, तो छानने के बाद देख रहे हैं एसिड सॉल्युबल है, एसिड इनसॉल्युबल है। अब हम क्या करें, हमें कैसे मालूम चला कि ये एमिनो एसिड था, कि मोनोसैकेराइड था, कि न्यूक्लियोटाइड था, कि फैटी एसिड था, कि हमें कैसे मालूम चला कि प्रोटीन ही है, हमें कैसे मालूम चला कि यहाँ पे जो इनसॉल्युबल मैटर है वो पॉलीसैकेराइड, न्यूक्लिक एसिड या फिर लिपिड ही है। हम क्या किए होंगे, हम सबसे पहले जो मॉलिक्यूल साथ छान के आए हैं या जो नहीं छाने, जो ऊपर है, उनको सेपरेट करना स्टार्ट किया। सेपरेशन टेक्निक से हम सबको क्या किए, सेपरेट किए। फिर उस पर एनालिटिकल मेथड अप्लाई किए, एनालिसिस किए कि आखिर जो घुल गया है वो क्या है, एमिनो एसिड है कि प्रोटीन है कि मोनोसैकेराइड है कि न्यूक्लियोटाइड है कि फैटी एसिड है कि ग्लिसरॉल है। क्लियर है? तो मतलब ये जो मटेरियल्स यहाँ पे आ रहे हैं, मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ, ये जो हम यहाँ पे पाए हैं, ये सब पे हमने क्या किया, इस सब पे हम लोगों ने सेपरेशन किया। क्या किया, सेपरेशन टेक्निक्स का यूज किया, सेपरेशन टेक्निक का यूज किया। सेपरेशन टेक्निक से हम लोग इसको क्या किए, सेपरेट कर लिए। क्लियर है? कोई डाउट है? या इसी को बोलते हैं प्यूरिफिकेशन मेथड, प्यूरिफिकेशन टेक्निक्स। मतलब हम कुछ टेक्निक्स लगाएं, प्यूरिफिकेशन टेक्निक्स, जिससे जो एसिड सॉल्युबल मैटर थे इनमें क्या थे,
प्यूरिफाई किए, सेपरेट किए। एसिड इनसॉल्युबल मैटर था, वो क्या थे? इनसॉल्युबल मैटर तो है, लेकिन वो मैटर क्या है? प्रोटीन है कि पॉलीसेकेराइड है कि न्यूक्लिक एसिड है कि लिपिड है? उस सबको हम लोग क्या किए? सेपरेट किए। फास्ट नहीं ना बोल रहा हूं भाई। तो हमने क्या किया? हम लोग सेपरेशन किया, प्यूरिफिकेशन किया। क्लियर है? मतलब सेपरेट किए, प्यूरिफाई किए। सेपरेशन करेंगे, प्यूरिफाई करेंगे। उसके बाद क्या किए? जब हम देखें कि कुछ मटेरियल आया मेरे पास, तो उस पर हम लोगों ने क्या किया? उस पर हम एनालिसिस किए, एनालिटिकल टेक्निक्स का यूज किए। और एनालिटिकल टेक्निक का यूज करके हम ये पहचाने कि वो मैटर क्या है, ये है कि ये है कि क्या है, आई डोंट नो पहले जो, लेकिन अब नो कब? जब एनालिटिकल टेक्निक्स का यूज किए। तो अब हमें मालूम चला कि इसमें क्या क्या चीजें प्रेजेंट है। क्लियर है? कोई डाउट है? कोई डाउट है? कोई डाउट है? तो हमें मालूम चला क्या क्या यहाँ पे बायोमोलिक्यूल, एनालिटिकल टेक्निक से समझ में आया कौन कौन से टाइप्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स थे। टाइप्स ऑफ बायो, कौन कौन से टाइप्स के बायोमोलिक्यूल्स यहाँ पे प्रेजेंट थे। कितने टाइप के बायोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट है हमें नहीं मालूम है। कौन से बायोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट है हमें नहीं मालूम है। कौन बता रहा है? एनालिटिकल टेक्निक्स। समझ में आ रहा है? केमिकल एनालिसिस अंतरा क्लियर है? सिंपल सी बात है। सैंपल लिया, सैंपल को एसिड में डाला, चटनी बनाया, छाना, देखा एक छन्नी पे रह गया। जो छन्नी पे रह गया उसे क्या बोल रहे हैं? जो छन्नी, रेसिड्यू बोलेंगे। ठीक है? कोई डाउट है? या फिर से रिटेंटेंट बोलते हैं। एनसीईआरटी लिखता है आपका। जो एसिड इनसॉल्युबल पार्टिकल है जो छन्नी पे रह गया, जो छन्नी पे रह गया उससे क्या बोल रहे हैं? इसे हम लोग रेसिड्यू बोल रहे हैं। ठीक है? और जो छन्नी से छन के नीचे आ गया उसे क्या बोलेंगे? फिल्ट्रेट बोलेंगे। क्लियर है? कोई डाउट है? अब जो फिल्ट्रेट नीचे आ गया, जो यहाँ फिल्ट्रेट, दिस इज द फिल्ट्रेट, दिस इज द रेसिड्यू, दिस इज द फिल्ट्रेट, दिस इज द रेसिड्यू, सर दिस इज द फिल्ट्रेट, दिस इज द ब्लैक रेसिड्यू। ठीक है? अब हमें पहचानना था फिल्ट्रेट में क्या क्या कंपाउंड है, नहीं मालूम है, या फिर रेसिड्यू में क्या क्या कंपाउंड है, नहीं मालूम है। तो हमने क्या किया? सेपरेशन टेक्निक्स अप्लाई किया, फिर प्यूरिफिकेशन किया, फिर एनालिसिस किया। तब समझ में आया टाइप ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, नेचर ऑफ बायोमोलिक्यूल्स लिख देते हैं। नेचर ऑफ बायोमोलिक्यूल्स हमें समझ में आया कि उस बायोमोलिक्यूल्स का नेचर क्या है। नेचर ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, एमिनो एसिड है कि मोनोसैकेराइड है, न्यूक्लियोटाइड है कि फैटी एसिड है। क्लियर है? कोई डाउट है? अब ये जो बायोमोलिक्यूल्स है, जब हम केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करते हैं तो समझ में आता है कि या तो ये अल्कोहल हो सकता है, या तो ये अल्डिहाइड हो सकता है, या तो ये एसिड ग्रुप हो सकता है, या एमाइन ग्रुप हो सकता है। लेकिन जब बायोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करते हैं तो समझ में आता है कि ये नेचर ऑफ बायोमोलिक्यूल्स क्या है? प्रोटीन है, पॉलीसेकेराइड्स है, न्यूक्लिक एसिड है, लिपिड्स है। क्लियर है? तो यहाँ से दो कहानी आया कि ये जो नेचर ऑफ बायोमोलिक्यूल्स हैं, ये जो नेचर ऑफ बायोमोलिक्यूल्स हैं, जब हम इसे केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, यहाँ से दो कहानी ऐसे लिखा देता हूं। एक कहानी ऑन द केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू, केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू, जो केमिस्ट्री से की तरह से देखेंगे इसको, ऑन द केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू, these बायोमोलिक्यूल, these molecules has alcohol, aldehyde, acids और एमाइंस etc। ये अल्कोहल हो सकते हैं, एल्डिहाइड हो सकते हैं, एमाइंस हो सकते हैं, एसिड्स हो सकते हैं। लेकिन हम जब बायोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से इसको स्टडी करते हैं, ऑन द बायोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू, on the biology point of view, these molecules are protein। ये molecules क्या हैं? these molecules are protein, these molecules are protein, lipids, आपका polysaccharides, आपका न्यूक्लियोटाइड्स etc।
क्लियर है? क्या बोला गया? सेपरेशन किया, एनालिसिस किया, बायोमोलिक्यूल्स निकला। अब जब हम केमिस्ट्री के तरफ से देखते हैं तो हमें फंक्शनल ग्रुप अलग अलग तरह के देखने को मिलेंगे। या अल्कोहल हो सकते हैं, एल्डिहाइड हो सकते हैं, एसिड हो सकते हैं, एमाइंस हो सकते हैं। लेकिन जब हम बायोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करेंगे तो ये या तो प्रोटीन हो सकते हैं, लिपिड हो सकते हैं, पॉलीसेकेराइड हो सकते हैं, न्यूक्लियोटाइड हो सकते हैं। जब प्रोटीन हुआ तो प्रोटीन की स्टडी कर लेंगे, लिपिड हुआ तो लिपिड की स्टडी कर लेंगे, शुगर्स हुए तो शुगर की स्टडी कर लेंगे, न्यूक्लियोटाइड हुए तो न्यूक्लियोटाइड की एसिड की हम लोग क्या कर सकते हैं? स्टडी कर सकते हैं। फोन आ गया, थोड़ा सा बात कर लेते हैं। क्या हुआ? हंसी कंट्रोल कर रहा हूं मैं? नहीं, कंट्रोल नहीं कर रहा हूं मैं। फोन आ जाता है, बीच में बात करना पड़ जाता है ना। घर वाले का फोन आकर तो नहीं बात करेंगे, बात करना पड़ेगा ना। हेड क्वार्टर का फोन आ जाती है कभी कभी। तो हम लोग क्या पढ़े कि ये सारी बातें हम लोगों ने, ये सारी चर्चा हम लोगों ने यहाँ पे किया। कोई डाउट है? कोई डाउट है? ये दिस इज द केमिकल एनालिसिस। क्लियर? फोटो क्या चीज नहीं बताया? वो चर्चा करेंगे ना, नए तरीके से पढ़ा रहे ना। वो आ जाएगा, क्या टेंशन ले रहे हैं? ले लिए? कोई डाउट है? अब ये जो जब हर साल जब पढ़ाते हैं तो हर साल नोट्स में कुछ मॉडिफिकेशन हो जाती है। जल्दी लीजिए भाई। ठीक है, तो मॉडिफाई हो जाता है। अब सुनिएगा ध्यान से। अब फिर ये कहानी बता रहे हैं, हालांकि ये कहानी अलग टॉपिक में लिखवाई जाएगी, पिछली बार एक ही में मर्ज कर दिया था। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मैं अगर यहाँ छन्नी बना दूं, मैं एक तरह का, देखिए दिस इज द छन्नी। छन्नी में ऐसे छोटे छोटे क्या है? छेद हैं, जिस छेद के थ्रू जब इसमें स्लरी गिराए, ऊपर से जब स्लरी गिरा रहे हैं तो स्लरी गिराए तो देखा कुछ नीचे गिर गए, अब कुछ क्या हो गए? ऊपर ही क्या हो गए? रह गए, छन्नी में ही रह गए बड़े बड़े पार्टिकल्स। छन्नी का छेद छोटा छोटा होगा ना जी मैडम? ये तो छन्नी का छेद छोटा छोटा ना होगा तो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स वहां से नीचे जो इस एसिड में घुल गए थे, तो ये जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, इन छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स क्या बोल सकते हैं? माइक्रो मॉलिक्यूल्स बोल सकते हैं। माइक्रो मतलब छोटा, मॉलिक्यूल्स मतलब मॉलिक्यूल्स। यहाँ से माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स बोल सकते हैं, क्योंकि बायोमोलिक्यूल्स स्टडी कर रहे हैं। ये जो बड़े बड़े पार्टिकल छन्नी पे रह गए, रेसिड्यू के रूप में रह गए हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे? मैक्रो बायोमोलिक्यूल्स लिख सकते हैं एक वर्ड में डायरेक्ट। कोई डाउट है? इसी चीज को आगे पढ़ाएंगे, ये बस बता दे रहा है। तो जो छन्नी से नीचे आ गए, जो फिल्टर के रूप फिल्टर में जो यहाँ नीचे आ गए हैं, ये क्या है? ये माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं। जो ऊपर रह गए उसे क्या बोलेंगे? मैक्रो मॉलिक्यूल्स बोलेंगे। ठीक है? अब किस बेसिस पे बोल रहे हैं सर माइक्रो मॉलिक्यूल्स या मैक्रो मॉलिक्यूल्स? अगर कोई बायोमोलिक्यूल्स का वेट 100 डाल्टन से कम है तो उसे बोलेंगे माइक्रो मॉलिक्यूल्स। अगर 1000 डाल्टन से कम है तो माइक्रो मॉलिक्यूल्स, और 1000 डाल्टन से ज्यादा है तो क्या बोलेंगे? मैक्रो बायोमोलिक्यूल्स बोला जाएगा। क्लियर है? इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, कोई टेंशन नहीं लेना है। क्लियर? कोई डाउट? फोटो ले लिए हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं एस एनालिसिस। ठीक है, राख की कुछ एनालिसिस करना चाहते हैं, और राख की एनालिसिस करके हम लोग क्या समझेंगे? हम लोग समझेंगे सर क्या 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 इनऑर्गेनिक मैटर ना। चलिए सर, आपने तो ये बता दिया कि लिविंग मैटर में जो बायोमोलिक्यूल्स हैं उसको कैसे स्टडी करेंगे। सर अभी आप लोगों ने जस्ट बताया कि सर यहाँ पे जो एसिड सॉल्युबल पार्ट थे उसमें कुछ क्या थे? इनऑर्गेनिक मैटर भी थे। सर उसका एनालिसिस करके दिखा दीजिए। लीजिए खटाक से दिखाते हैं।
नोट्स बहुत तगड़ा बन रहा है, बता दे रहा हूं, मजा आ जाएगा पढ़ने के बाद। क्या हुआ, भूख लग गई क्या? क्या चलिए हम लोग आगे किसका एनालिसिस कर रहे हैं? एस एनालिसिस कर रहे हैं। एस एनालिसिस, हम राख के एनालिसिस करते हैं। अब राख के एनालिसिस क्या है सुनिएगा ध्यान से, मजा आ जाएगा। अब एस एनालिसिस कर रहे हैं, यहां देखो ध्यान से। इस मेथड को, फिर नीचे मोबाइल चला रहे हैं सब, इस मेथड को ऑल्सो कॉल्ड, also this method is called, this method is called destructive मेथड। ये मेथड को क्या बोल रहे हैं? डिस्ट्रक्टिव मेथड बोल रहे हैं। तो क्या डिस्ट्रक्शन का काम हो रहा है? डिस्ट्रक्शन मतलब क्या? तोड़ने काम हो रहा है। भाई एक देखिए कैसे कहानी हो रहा है। देखिए हमने एक, अब यहाँ पे प्लांट की चर्चा कर लेते हैं, तो प्लांट की बातें कर लेते हैं। वहाँ पे एनिमल टिश्यू लिए थे, फिर हम लोग यहाँ सैंपल लिए। सुनिएगा ध्यान से, हम यहाँ पे क्या लिए? सैंपल लिए। वो सैंपल हम या तो यहाँ से ले सकते हैं एनिमल टिश्यू, या हमने ले लिया प्लांट टिश्यू, कुछ भी ले सकते हैं। तो हम यहाँ प्लांट टिश्यू की चर्चा कर लिया, वहाँ पे लीवर की चर्चा कर लिया था, थोड़ा सा प्लांट टिश्यू लेते हैं। हमने प्लांट टिश्यू में लीफ लिया। क्या लिया? लीफ। लीफ कैसा होगा सर? ड्राई होगा कि वेट होगा? ड्राई होगा। यहाँ पे अभी वेट लीफ है। कैसा लीफ है? ये लीफ कैसा है? वेट है। वेट मतलब भीगा हुआ है, मतलब इसके पास वाटर कंटेंट है, हैज मॉइस्चर, इसके पास मॉइस्चर है। हमने क्या किया? हमने इस लीफ को क्या किया? एक पत्ती को लिया, पत्ती को धूप में छोड़ दिया। धूप में छोड़े तो सूख गया। कैसे सूख गया? पानी गायब हो गया। ये जो मॉइस्चर था, हमने इसे लीफ को ड्राई होने के लिए छोड़ दिया। जब ड्राई होने के लिए छोड़ेंगे तो यहाँ से पानी क्या होगा? पानी गायब हो जाएगा, पानी उड़ जाएगा, बाहर निकल गया। पानी बाहर निकलेगा तो फिर भी ये लीफे कहलाएगा। लीफ तो कहलाएगा, लेकिन कैसा लीफ कहलाएगा? ड्राई लीफ कहलाएगा। कैसा हो गया? ड्राई। या क्या बोल सकते हैं? ये लीफ है। ये लीफ कैसा है? वेट लीफ है, वेट मैटर है। इधर देखो, नीचे देख लियो सब, ये लीफ है। ये कैसा मैटर है? क्या हो गया है? मुकेश बोला तो हंसी आ रहा है। ये क्या है? ड्राई मैटर है। ये लीफ कैसा था? वेट मैटर था, उसमें मॉइस्चर था। ये लीफ है, इसमें कैसा मैटर है? ड्राई मैटर है। अब इस ड्राई मैटर को हम क्या कर रहे हैं? कंबसन करा रहे हैं। कंबसन कराएंगे तो क्या होगा? हम ऑक्सीजन ऐड कर रहे हैं। सुनिएगा ध्यान से, ध्यान से देखिए। हमने क्या किया? हमने कंबसन किया। हमने क्या किया? कंबसन किया। कंबसन यानी ऑक्सीजन को एडिशन करा रहे हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन को एडिशन कराएंगे तो क्या होगा? राख बनेगा। तो यहाँ देखिए राख बन गया हमारा। ये कहानी क्या है सुनिएगा ध्यान से। अब फिर मैं दूसरे तरीके से बोल रहा हूँ। ये प्लांट टिश्यू है। प्लांट टिश्यू में लीफ की चर्चा लीफ की चर्चा कर रहे हैं। लीफ कैसा है? वेट है। वेट मतलब सर इसके पास कौन से कंपाउंड है? सर लीफ का में कैसे कंपाउंड हो गया? और भी कंपाउंड होंगे, और भी कंपाउंड से पानी गायब कर दिए, ड्राई हो गया। मतलब यहाँ वेट वेट था, यहाँ पे कैसा वेट है? ड्राई वेट है। ड्राई वेट को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न कर रहे हैं। किसी भी कार्बन कंपाउंड आपको पढ़ाया गया है बचपन में। सर यहाँ पे ये जो लीफ है, लीफ में क्या है? इस लीफ में कार्बन कंपाउंड है। कार्बन का ही क्या है? कंपाउंड है। कार्बन का कंपाउंड है। इस कार्बन के कंपाउंड को जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करेंगे तो क्या निकलता है? निकलता है CO2। और क्या निकलता है सर? पानी भी निकलता है ना। क्यों? क्योंकि कार्बन कंपाउंड में मेन एटम्स क्या क्या होते हैं? हाइड्रोजन और कार्बन तो होंगे ही ना। तो CO2 निकला और पानी निकला ना। ये धुआं बन के उड़ गया, ये पानी भी इवेपोरेट हो गया। बाकी जो चीज बचेगा उसे क्या बोलते हैं? राख बोलते हैं। ठीक है। इस राख को क्या करेंगे? सुनो ध्यान से। ये राख है, इस राख पे हमने क्या किया? एनालिटिकल टेक्निक्स का यूज किया। किस टेक्निक्स का? एनालिटिकल टेक्निक्स का यूज किया। जब एनालिटिकल टेक्निक्स का यूज किया तो हमको समझ में आया कि इसमें कुछ क्या प्रेजेंट है? इनऑर्गेनिक आयंस प्रेजेंट है।
इनऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट था, इनऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट था, इनऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट था, जैसे कि आयंस के रूप में लिख देता हूं, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, जो आपके एनसीईआरटी में लिखा है बस मैं उतना ही लिख रहा हूं, सल्फेट आयन, फॉस्फेट आयन, ये सब एनसीईआरटी में टेबल में बना हुआ है, टेबल नंबर 9.2 में बना हुआ है। क्लियर है? यहाँ पे NaCl, कैल्शियम कार्बोनेट, क्लियर है? कैल्शियम कार्बोनेट आपके प्लांट में तो देखने को नहीं मिलेगा, एनिमल में नहीं मिलेगा। क्लियर है? कोई डाउट है? दिस इज द एस एनालिसिस। फोटो लीजिए, फोटो लीजिए जल्दी जल्दी। कोई डाउट? नहीं डाउट है तो हम लोग इसी में आगे बढ़ेंगे क्या? आज नहीं बढ़ेंगे, आज नहीं बढ़ेंगे, टाइम बहुत हो गया है, 2 बज गई है, क्लासेस उधर भी, लेट से मत आइए। तो हम लोग क्या बोला, भूल गया। हाँ, हम लोग अभी तक क्या पढ़े? हम लोग अभी तक पढ़े कि सर व्हाट इज बायोमोलिक्यूल्स। हम लोगों ने क्या पढ़ा? हम लोगों ने पढ़ा क्या सर? हम लोगों ने एलिमेंटल एनालिसिस पढ़ा, हम लोगों ने केमिकल एनालिसिस पढ़ा, हम लोगों ने एस एनालिसिस पढ़ा। अब हम लोग अगले क्लासेस में पढ़ेंगे व्हाट इज प्राइमरी मेटाबोलाइट्स एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। इसके अलावा क्या पढ़ेंगे? बायोमोलिक्यूल्स का टाइप्स पढ़ेंगे कि माइक्रोमोलिक्यूल्स है कि मैक्रो मोलिक्यूल्स है। प्रोटीन पढ़ेंगे, एमिनो एसिड पढ़ेंगे। क्लियर है? और चैप्टर को आगे बढ़ा लेंगे। क्लियर है? चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो रहा है अब, तो बहुत सी कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है। आई होप अगले क्लास में और फोकस के साथ पढ़ेंगे। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ठीक है, मिले कल। ठीक है, धन्यवाद।